नहीं नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा। हाँ, वो कांस्टेंट रहता है इफ देयर इज अ स्लिप डिस्क, बिकॉज जो नर्व है वो डिस्क के पीछे जारी होते हैं। जैसे आपको जेली जो हमारी वर्टिब्रा हड्डियों के बीच में जो जेल रहता है, वो अगर नेक बेंडिंग की वजह से वो खुल गया और वो जेल बाहर निकल गया, वो नर्व को टच कर रहा है। नर्व को टच कर रहा है, नर्व का फंक्शन क्या होता है? आर्म्स को सेंसेशन प्रोवाइड करना, सेंसेशंस को ट्रांसमिट करना, राइट। सो उसकी वजह से वो जब प्रेस हो जाता है, उसकी वजह से हमारे नर्व्स को सेंसेशन, मतलब नर्व्स प्रेस हो गई है बेसिकली, वो उसमें नमनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। उसका इलाज क्या है? इलाज इज सिंपल। आई मीन किस वजह से हुआ है? वन इज नेक बेंडिंग की वजह। इलाज कॉज को ठीक करो। हाँ, वन इज दिस। बट मान लेते हैं कि वो एडिक्ट हो चुके हैं और उसके होने के बाद भी वो पेन किलर्स खाते रहते हैं और यूज करते ही रहते हैं, क्योंकि एडिक्शन का मतलब यही है कि चाहते हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद भी वो 4-5 घंटे 6 घंटे यूज करते ही रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद भी या स्लिप डिस्क होने के बाद भी। अब क्या होगा? उसकी आगे की स्टेज क्या है? सो अर्ली स्टेज में पोस्चरल चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर फॉरवर्ड हेड कैसे होता है? फॉरवर्ड हेड होता है जब हम लैपटॉप और फोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। राउंडेड शोल्डर्स आपने देखा होगा, सो ऐसे हो जाता है। सो उसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। आपका जितना आपका लंग्स में ऑक्सीजन जाती है उसकी 30% कम जाएगी लंग्स में। सो अगर प्रैक्टिस करो, आप जस्ट सिट लाइक दिस ऐसे ही नॉर्मली। आई नो, और इसका तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता है पोस्चर का, कि अगर कोई ऐसे बैठेगा तो वैसे ही आदमी परेशान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मोराल कम रहेगा, देन आपका ब्रेथलेसनेस। और अगर बाय चांस गॉड फॉरबिड किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है पहले से, तो उसके लिए और ज्यादा डेंजरस है, और एग्रावेट हो जाएगा। और एग्रावेट हो जाएगा बिकॉज ही आई मीन उसका जो ऑक्सीजन है वो इजीली जा नहीं पाएगा उस लंग्स में बिकॉज ऑफ दिस हंच्ड पोस्चर, उसका स्टूड पोस्चर भी बोलते हैं। सो आइडियली देखा जाए तो पीपल आर नॉट यूजिंग स्मार्टफोन स्मार्टली। स्मार्टफोन हमारा नौकर होना चाहिए, बट हम उसके नौकर हो गए हैं एक्चुअली देखा जाए तो, ऑब्वियसली। और मैं यहाँ पे एक और चीज को ऐड करना चाहूंगा कि अभी आपने बात करी कि भाई हम स्मार्टफोन के नौकर हो गए हैं। एक्चुअल में अगर समझा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है, दिस इज जस्ट अ टूल। अगर हम सिर्फ स्मार्टफोन की बात करें, लेकिन इसमें जो इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, वो इंटेलिजेंस क्या है? जो एप्स हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमको लगता है कि कुछ नहीं है, एक वेबसाइट ही तो है, एक प्लेटफॉर्म ही तो है, एक ऐप ही तो है, बट वो किस तरीके से हमारे माइंड के साथ खेल रही है, दैट इज डेंजरस। आई मीन वेरी वेरी डेंजरस। हमें पता ही नहीं है कि, और मेरे को नहीं लगता कि उससे बचने का कोई भी तरीका है, एज फार एज अगर हम बात करें कि इससे लड़ करके हम बच सकते हैं। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, बिकॉज इसको यूज करने की वजह से जो डोपामिन रिलीज होता है हमारी ब्रेन में, दैट इज एज एडिक्टिव एज निकोटिन, जो कि हमको सिगरेट से मिलता है, या फिर एल्कोहल, या गैम्बलिंग, या इवन कोकेन फॉर दैट मैटर। कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें इसको कोकेन तक से कंपेयर किया गया है। तो कोकेन का मतलब क्या हुआ कि एक बच्चे को हमने कोकेन दे दी, एक बड़े को दी, तो एटलीस्ट उसका माइंड एक लेवल पे डेवलप हो चुका है, कोई 21 साल का है, 25 साल का है, कि उसको वो कॉन्शियसली ये चूज कर सकता है कि मैं ये लूं या ना लूं, या ये मेरे लिए कितनी हार्मफुल है। अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये फोन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से वो एडिक्ट तो हो गए हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि यहां से बाहर कैसे निकले। एक है आइडल वर्ल्ड, जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए। एक है रियल वर्ल्ड, जो कि एक्चुअल में हो रहा है, जो मैं अपने आसपास में देख रहा हूं। वो क्या देख रहा हूं कि अगर कहीं पर लाइन लगी हुई है कोई टिकट लेने के लिए, तो अगर वहां पर 5 मिनट भी किसी के पास में है तो सबकी गर्दन ऐसे है और सब अपने फोन पर लगे हुए हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई बंदा है वो एडिक्ट हो चुका है, उसको प्रॉब्लम्स हैं स्पाइन के लेवल पे, फिर भी वो यूज करता ही चला जा रहा है, पेन हो रहा है लेकिन उसको वो इग्नोर कर रहा है, या पेन किलर्स खा करके, या किसी भी तरीके से टेम्पररी कहीं गया, कहीं से कोई थेरेपी करा के आ गया, कुछ दिन के लिए रिलीफ आ गया, फिर से वापस से बैक टू नॉर्मल, वही अपना 5-6 घंटे लगा हुआ है वो फोन के ऊपर। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है? सो इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज आई जनरली आस्क पीपल, पेशेंट्स को, कि ऑलवेज कंसल्ट मी व्हेन यू आर नॉट इन पेन। अब होता क्या है कि किसी को आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, पेन हो गया, 2-3 दिन उन्होंने घर पे होम रेमेडीज कर ली, राइट। हम भी कभी भी कोई भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाता जब तक दांत में दर्द ना हो। तो सिमिलरली कोई भी फिजियो के पास नहीं जाता जब तक उसको एक्चुअल में बिल्कुल हाथ छोड़ दे, राइट। कोई सिम्पटम्स तक नहीं आ, राइट। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ स्लिप डिस्क। हां, प्लीज वो आप बताइए क्या है वो 3 स्टेजेस। वन इज, आप नॉर्मली आपको हल्का सा आपको स्टिफनेस हो गया कि नेक आपको ज्यादा, स्पेशली सर्दियों में मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। नेक्स्ट स्टेज होती है थोड़ा सा आपको और डिस्क बल्ज हो गया हल्का सा। थर्ड स्टेज विच इज आपका जो डिस्क है बिल्कुल डिप हो गया, विच इज टचिंग टू योर नर्व्स। जो 3 नर्व्स हमारी सर्वाइकल से यहाँ जाते हैं, 3 नर्व कंप्रेस होने लगे, नर्व कंप्रेस हो गई। जैसे नर्व कंप्रेस हो गई
आपने कुछ ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रैक्शन, फिजियो सेशंस, फिर मसल रिलैक्सेशन, पेन किलर्स, एमआरआई करने के बाद, सब कुछ डायग्नोस होने के बाद कुछ टाइम तक टेम्परेरी ठीक हो जाता है, साइड बाय साइड हमें पोस्चर करेक्शंस करना ही पड़ेगा उसके साथ, अदरवाइज इट विल कम बैक टू अगेन स्क्वायर वन और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और पोस्चर करेक्शन के लिए उसको बताया गया, क्योंकि उसके साथ में तो कोई बैठेगा नहीं 24 घंटे। राइट, उसको बता दिया, अब वो करे ना करे वो उसके ऊपर है। एंड आई अज्यूम कि बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे। वो तो आप समझते ही हैं, आप देख ही रहे होगे डे बाय डे, है ना, बार बार वही पेशेंट्स आ रहे हैं सेम प्रॉब्लम को लेकर के और बढ़ा करके। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उसके बाद क्या होगा। सो स्लिप डिस्क होने के बाद उसमें सर्जरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो आपने देखा हो, काफ़ी लोग कॉलर पहन के घूमते रहते हैं दोनों। राइट, सो स्लिप डिस्क जो सर्जरी हो जाता है, तो सर्जरी के बाद भी एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्जरी बहुत रिस्की होती है, कोई कराता भी नहीं है, बहुत आई मीन आजकल लोग डरते हैं। अगर सर्जरी नहीं कराते तो क्या होता है, दे नीड टू बियर द पेन, एज सिंपल एज दैट। वो कांस्टेंट रहता है। पहले वाले स्टेज में चलो आज ट्रीटमेंट कराया, कम हो गया, ये हो गया, फिर नेक्स्ट वाली स्टेज में जो होता है कांस्टेंट पेन होता है, बिकॉज आपका नर्व आपका पिंच कर ही रहा है कॉन्स्टेंटली। सो उसकी वजह से आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। और उसमें क्या दवाइयां असर करती है उस स्टेज में? देन स्टेरॉइड्स। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अब फिर नॉर्मल जो पेन किलर्स है वो काम नहीं करते हैं। ये नहीं है कि आपने एक नॉर्मल दवाई खाई उससे हो गया, अब आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। समटाइम्स स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। उसके बाद भी जब तक के पोस्चर को ठीक ना किया जाए तो प्रॉब्लम की जड़ वहीं की वहीं है। सो द पॉइंट सिंपल सा फंडा है। So anyhow, before surgery or after surgery, right? You have to correct the postures where that is basic. So I always say, don't come to me, don't go for the physio sessions जब तक आप ready नहीं हो posture corrections के लिए, otherwise ये वैसी की वैसी रहेगी। और posture का कनेक्शन है लाइफस्टाइल से, like बहुत सारी चीजें, like इस पर नोटिफिकेशंस या लैपटॉप कहें, और अभी तो कोविड की वजह से ये चीजें और बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सब घर में ही बैठे हैं, तो पोस्चर तो सब गया। क्योंकि वहां पर तो फिर भी एटलीस्ट टेबल पे बैठते थे कि एक पर्टिकुलर पोजीशन होती थी। घर में तो कोई पोजीशन ही नहीं है, कोई भी कैसे भी बैठा हुआ है। बहुत बार तो लेटे हुए लेट करके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि कहाँ हो रहा है, काउच पे बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ने ही वाली है, कम होती हुई तो मुझे दिख नहीं रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, जो भी हमारी अभी तक कॉन्वर्सेशन हुई है, जो लोग देख रहे हैं, मुझे एक बेसिक ह्यूमन साइकी क्या है कि अगर हम किसी को मरता हुआ भी देखते हैं तो उनको लगता है कि वो मरा है, किसी को ये नहीं लगता कि मैं मरने वाला हूं। ये बेसिक ह्यूमन साइकी है, किसी को नहीं लगता, चाहे किसी की भी कोई भी एज ग्रुप हो, सबको ये लगता है कि वो मरा है या उस घर में मरा है, मैं नहीं मरने वाला। मतलब ऐसा कभी भी बहुत कम लोगों के अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो देख सके कि एक ना एक दिन आप भी मरने वाले हो। तो इसी तरीके से ये जो हमने डिस्कशन किया, आई एम श्योर ये देख करके बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या आएगा कि यार ये तो होते होंगे कुछ परसेंट केसेस, ये तो कुछ लोगों को होता होगा, मुझे नहीं होगा। या ट्रू, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरी तो अभी बॉडी फिट है, मैं चाहे 4 घंटे यूज करूं चाहे 8 घंटे यूज करूं, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम यंग। तो उन लोगों को आपको क्या कहना है कि ये परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो सिचुएशन हमने जिसकी अभी बात करी है? सो आई गिव यू 2 एग्जांपल्स ब्रॉड। सो नथिंग टू डू विद आपका 6 पैक एब्स है, नथिंग टू डू विद कि आप कितने स्ट्रांग हो बॉडी बाहर से देखने में कितने स्ट्रांग लगते हो। राइट, आपका जो हेड है विच इज 1/7 ऑफ योर बॉडी वेट, ठीक है, रफली, ठीक है। जब भी आप नेक बेंड करते हो तो जितना प्रेशर एक नॉर्मल जो नॉन एथलेटिक पर्सन है उस पे आ रहा है, और उतने उस पे आएगा जो योगा इंस्ट्रक्टर है, और जो 6 पैक एब्स की जिसकी है। राइट, तो जैसे मेरे एक पेशेंट है, सो ही इज ए पर्सनल ट्रेनर, उसको स्लिप डिस्क हो गया। अब जस्ट इमेजिन उसको क्यों हुआ, बिकॉज आफ्टरनून का टाइम होता है जिसमें कोई भी लोग आते नहीं है जिम में, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, सिंपल फोन पे लगे रहते हैं, तो हो गया स्लिप डिस्क। अनदर केस, शी इज अ योगा इंस्ट्रक्टर, शी वाज नॉट एबल टू मूव हर नेक, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी। और ये हालत उन लोगों की है जो कि एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ की फील्ड में। एग्जैक्टली, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि उनको तो फिट रहना ही पड़ेगा ना, दिखाने के लिए कि देखो हम फिट हैं, तभी तो हम आपको सिखाएंगे। अगर कोई ट्रेनर आ जाए और उसका सब फैला पड़ा है, वो कहे मैं ट्रेन करूंगा, वो कहेगा भाई पहले खुद का तो कर ले, बाद में मेरा करियो। तो कहने का मतलब है ये तो उन लोगों की कंडीशन है जो कि फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, वो ही नहीं बच पा रहे। तो कोई बंदा जो कुछ करता ही नहीं है फिटनेस में, राइट, क्योंकि अगर आप जिम में भी जाके देखो कितने लोग मिलेंगे, गिने चुने, बहुत सारे। हॉस्पिटल में जाओगे तो लाइन लगी हुई है। सो आप अंदाजा लगा लो कि जो अनफिट बंदा है, राइट फ्रॉम यंग एज से लेकर, उनका क्या हाल होगा। सो दिस आई कैन राइट इट ऑन द ब्लैंक पेपर, ये हर एक को होगा,
एंड हर एक को हो रहा है। व्हाट यू आर सेइंग इज कि ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, जो भी अभी देख रहे हैं इस हमारी कॉन्वर्सेशन को, व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये सबको होना ही है अगर पोस्चर्स का वो ध्यान नहीं जागे तो, अगर वो अभी भी अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लेकर के आए तो। हमारी इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी अगर उन्होंने लाइटली लिया, अरे क्या फर्क पड़ता है, जब होगा तब की तब देखेंगे। तो ये जो 3 स्टेजेस की हमने अभी बात करी है, फर्स्ट स्टेज जब हल्का सा नेक के अंदर होता है, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज जब नर्व कंप्रेशन हो जाता है, जब हाथों में आने लग जाता है, थर्ड स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज इज व्हाट यू आर सेइंग इज स्लिप डिस्क, व्हिच इज जब हमको दवाइयां भी काम नहीं करती हैं, जब स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं या सर्जरी करानी पड़ती है, तो इट इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही इसका शिकार होने वाले हैं। जैसे अल्कोहल की अगर बात करी जाए तो कुछ ही लोग होते हैं जो कि आप जिनको एक्चुअल में एडिक्ट बोल सकते हो, जो हफ्ते में एक आध बार लवली लवली लगा रहे हैं या थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ी बहुत लैंग्वेज है ना, हाँ ठीक है, जो हफ्ते में एक बार थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो उनको हम एडिक्ट नहीं बोल सकते, बट पूरे दिन पूरी रात यही सब कर रहे हैं उनको हम एडिक्ट बोल सकते हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो जो अल्कोहल के एडिक्ट हैं या निकोटिन के एडिक्ट हैं या गैम्बलिंग के एडिक्ट हैं वो कम है परसेंटेज वाइज। दैट कुड बी अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन, इवन लेसर, हम कह सकते हैं 5 से 10%। बट इन दिस केस स्मार्टफोन तो हर एक के हाथ में, और बचपन से ही हाथ में आ चुका है। हुआ क्या है कि एडिक्ट सिर्फ बच्चे नहीं है, माँ बाप भी एडिक्ट, पेरेंट्स। अगर माँ बाप को अपना टाइम स्पेंड करना है फोन पे, तो बच्चे उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो गए। एक्चुअल में मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, तो बच्चों से पीछे छुड़ाने के लिए वो बच्चों को फोन दे देंगे। जैसे पहले एक निप्पल दे देते थे मुंह में कि भैया वो उसको चूसता रहेगा और चुप रहेगा, अब बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, 4-4, 5-5 साल के। और उसका हम आइडिया लगा सकते हैं इस चीज से, जितने इस तरह की वीडियोस पे व्यूज है यूट्यूब पे, जो और किसी भी वीडियो से ज्यादा है। राइट। ये जो बच्चों की जो राइमिंग वीडियोस हैं और है ये सब जो है ना, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो लाखों में करोड़ों में नहीं है व्यूज, अरबों में। आई नो। उनके चैनल के ऊपर बिलियंस में व्यूज है। तो इसका मतलब क्या है, हर दूसरे घर में बच्चों को फोन दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास में भी टाइम नहीं है, या तो वो अपने काम में बिजी है, दोनों वर्किंग है, राइट, अपने काम में बिजी है, फिर जब काम से थक करके घर में आए तो अपने फोन में बिजी है, वो खुद भी एडिक्ट हैं। तो उनके लिए बच्चा डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो बच्चे से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने फोन दे दिया है। तो बच्चा बचपन से ही एडिक्ट हो गया, राइट, छोटी सी एज से, मान लो 4-5 साल की एज से। और वो जब बच्चा 4-5 साल से 20 साल की एज तक पहुंचेगा तो उसका क्या हाल होने वाला है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि 3 अगर जनरेशन देखें टेक्नोलॉजी की, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड देन स्मार्टफोन। सो डेस्कटॉप वाली जनरेशन में कितने परसेंटेज प्रॉब्लम्स थी सर्वाइकल? हार्डली, बहुत कम, बहुत कम। लैपटॉप में बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्मार्टफोन पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसका एक ही कारण है ना, बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया और हमारे नेक का एंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा खराब हो गया, पोस्चर और ज्यादा खराब हो गया। जितना आपका नेक बेंड करोगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा, और इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप आई लेवल पे करते हो स्मार्टफोन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राइट। सो इसके ऐसे तो कोई नहीं करता, और ऐसे ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा। एग्जैक्टली। या फिर आपको यहाँ कुछ जगह चाहिए जहाँ पे आप रख सको, और फिर ऐसे खड़े होकर के या कोई पोस्चर बना के फिर आप कर सको। बट खड़े भी कितनी देर तक रहोगे? सॉल्यूशंस हैं, सो व्हिच आई आल्सो प्रैक्टिस। तो अदरवाइज तो अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। हाँ जी। अभी पहले प्रॉब्लम को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जब आप कह रहे हो कि ये जो स्टिफनेस होगी नेक के लेवल पे प्रेशर बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से पूरा स्पाइन पे इफेक्ट आएगा, और क्या क्या इफेक्ट आएंगे? सो ये वाली जो मसल्स है, ट्रेपीजियस मसल बोलते हैं उसे। सो ये ट्रेपीजियस मसल बहुत बड़ी मसल्स होती है। सो यहाँ से स्टार्ट होती है एंड देन इट गोज फ्रॉम शोल्डर टू ऐसे हमारे ईयर्स के पीछे। जब ये मसल्स टाइट होती हैं, ये वाली जो शोल्डर्स, यहाँ पे जो पेन होता है, और ये पेन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ ये एंगल अगर हम बढ़ जाता रहता है, जितना एंगल ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे शोल्डर्स पे स्ट्रेन आएगा। समथिंग लाइक जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ठीक है। सो जब ये स्टिफनेस होती है तो यहाँ पे पेन होता है। सो आपको यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे इस एरिया में पेन होगा। अच्छा। आई बॉल में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि हमारी नेक पे ही प्रेशर आता है। सो आप देखो ना, स्पाइनल कॉर्ड हमारी यहाँ ब्रेन से स्टार्ट होता है, समथिंग लाइक पोनी टेल, ठीक है। यहाँ से पोनी टेल हमारी यहाँ तक नीचे चल जा रही है, विच इज टेल बोन तक। सो अगर आप यहाँ पे जस्ट इमेजिन इट्स ए पोनी टेल, अगर आप ऐसे उसको बेंड कर रहे हो और आपको क्या लगता है यहीं पे प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे तो आ ही रहा है, लेकिन ये वाला भी तो स्ट्रेच हो ही रहा है ना, नीचे वाला पार्ट। सो दैट्स हाउ उनको लोअर बैक में भी चांसेस है उनको पेन होने के। आना ही है, क्योंकि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए और मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, राइट। हाँ, और प्लस वो पेन फिर हैमस्ट्रिंग तक भी जाएगा, बैक, और पूरा नीचे तक जाएगा। या फिर ये कह लो कि हेड टू टो जाएगा, हेड टू टो जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ नेक की नेक तक है, अगर नेक से शुरू हुई So तो ये it प्रॉब्लम can travel to पूरा your- हेड टू टो जाएगी, जानी ही है क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है। Yeah. तो अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या है, तो अब आपके हिसाब से इसका मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? मतलब अगर कोई स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहा है, इस कॉन्वर्सेशन को देख रहा है, उसको समझ आ गया है कि ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है और वो बच नहीं सकता है, तो अब अगर वो कहता है कि उसके अंदर से आ रहा है कि नहीं मैं बचना चाहता हूं और वो सीरियस है